एक अनोखी अंतरिक्ष यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव है, जहां हम चंद्रमा के रहस्यों, उसकी सतह और उसकी अद्वितीय सुंदरता को नजदीक से देख सकते हैं। यह यात्रा हमें हमारे सौर मंडल के इस रहस्यमयी उपग्रह के बारे में अधिक जानने और समझने का अवसर प्रदान करती है। चंद्रमा की चट्टानों, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति और वहां की अनोखी परिस्थितियों को समझने के लिए वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री यहां जाते हैं। चंद्रमा पर कदम रखना मानव जाति का सपना रहा है और आज हम इस यात्रा के माध्यम से उसके और करीब पहुंच रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको एक अनोखी और रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे, जहां एक व्यक्ति गुब्बारे की मदद से चंद्रलोक तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह एक अद्भुत और काल्पनिक कहानी है, जो आपको अंतरिक्ष की अद्भुत दुनिया में खो जाने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको विज्ञान, अंतरिक्ष और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस कहानी में आपको मिलेगा रहस्य, विज्ञान का रोमांच और एक अनोखी यात्रा का अनुभव। देखें कैसे होती है यह अद्वितीय अंतरिक्ष यात्रा और कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं रास्ते में। वीडियो के मुख्य बिंदु: चंद्रलोक तक पहुंचने की अद्भुत योजना, अंतरिक्ष में जीवन की चुनौतियां, विज्ञान और कल्पना का संगम, एक साहसी यात्रा की रोमांचक कहानी। इस रोमांचक सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना मिल सके। चंद्रलोक की यात्रा सबसे पहले हम अपने पाठक गण से यह कह देना आवश्यक समझते हैं कि ये महाशय जिनकी चिट्ठी हम आज प्रकाशित करते हैं, रत्नधाम नामक नगर के सुयोग्य निवासियों में से थे। इनको वहां वाले हंसपाल कहकर पुकारा करते थे। ये बेचारे मध्यम श्रेणी के मनुष्य थे। आय से व्यय अधिक होने के कारण सदा दुख में रहते, पर फिर भी चित्त को नहीं रोक सकते थे, इसलिए आड़ लेकर काम चलाते। एक ठौर वह स्वयं अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं व्यापार मंद हो जाने के कारण शीघ्र ही दरिद्र हो गया, और जब इन पर अत्यंत तगादा होने लगा तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मूसे के बिल के समान कोई संरक्षित स्थान न पाकर इस पृथ्वी तल को छोड़ देने के लिए मन में ठान लिया। उस चिट्ठी की नकल यह है: ज्योतिष विद्यालय के सभापति महाशय। कदाचित आप महाशयों को स्मरण होगा कि रत्नधाम नगर में एक हंसपाल नामक शिल्पकार भांति बनाने वाला रहा करता था, जो कि और 3 मनुष्यों के साथ वहां से न जाने कहां अलोप हो गया था। ये 4 आदमी किस रीति से कहां चले गए, सो किसी की भी समझ में ना आया। अब क्षमा पाने की आशा पर मैं लिखता हूं कि मैं ही वह हंसपाल नामक मनुष्य हूं। मेरे सहवासी इससे भली भांति अभिज्ञ होंगे कि 40 वर्ष लो मैं सौर किरीट नामक मोहल्ले में एक छोटे से घर में निवास करता था। मेरे पूर्वज भी न जाने किस समय से इसी घर में रहते आते थे और इसी भांति मरम्मत करने के चलते व्यापार में दृढ़ता से लगे रहते थे। परंतु शीघ्र ही राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मनुष्य समाज संशोधकों की बड़ी बड़ी वक्तृताओं का प्रभाव हम सबके व्यापार पर पड़ने लगा। जो लोग पहले अच्छे ग्राहकों में से थे, अब उनको हमारे तक आने का अवकाश भी नहीं मिलता था। मैं शीघ्र अतिशय कंगाल हो गया। मुझे अपनी स्त्री तथा बाल बच्चों के लिए भोजनादि का जुहाना असहनीय दिखाई देने लगा, और मुझे अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि क्यों कर इस जीवन से छुटकारा पाऊंगा। इसी बीच में तगाद गिरों का इतना तगादा आरंभ हुआ कि सांस लेना भी कठिन हो गया। मेरा घर प्रातःकाल से लेकर रात्रि के समय तक इन लोगों से घिरा रहता था, परंतु 3 मनुष्य विशेषतः मुझे कष्ट देते और नित्य मेरे द्वार पर बने रहते थे तथा नियमानुसार मुझे दंड दिलाने की धमकी देते थे। मैंने अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब कभी ये मेरे पंजे में आ जाएंगे, इनसे अवश्य बदला लूंगा, और केवल इसी आशा के भविष्यत आनंद ने मुझे स्वयं प्राणघात करने से रोका था। अब जहां तक हो सकता था मैं अपने क्रोध को छिपाता था और नम्रता पूर्वक उन्हें शीघ्र कौड़ी कौड़ी चुका देने का भरोसा दिया करता था। एक दिन संयोगवश मैं उनसे पीछा छोड़ा बड़ी व्याकुलता से एक गली में निष्प्रयोजन घूम रहा था कि अकस्मात में एक पुस्तक की दुकान के सामने आ खड़ा हुआ और एक कुर्सी पर, जो कि पास ही ग्राहकों के लिए रखी हुई थी, मैं बैठ गया और फिर निष्प्रयोजन एक पुस्तक उठा देखने लगा। यह एक ज्योतिष विद्या की छोटी सी पुस्तक निकली, जिसको बर्लिन नगर के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने लिखा था। उस पुस्तक भर में कुछ ऐसी बातें थीं जिनका एक अद्भुत प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा, और ज्यों-ज्यों मैं उस विषय पर अधिक सोचता था, मेरे हृदय में उसकी रुचि बढ़ती ही जाती थी।
प्रातःकाल उठ आवश्यक क्रियाओं से छुट्टी पा मैं फिर पुस्तक की दुकान को चला गया और मैंने 2-3 पुस्तकें शिल्प विद्या तथा ज्योतिष विद्या की मोल ले ली और घर पहुंचकर मैं इन्हीं पुस्तकों के पढ़ने में लवलीन हो गया। शीघ्र ही मैं इन विद्याओं में ऐसी दक्षता को प्राप्त हो गया कि मैं अपने एक विशेष उद्देश्य में अपने को पहले ही से सफल विचारने लगा। इस बीच में मैं उन 3 महाजनों को धीरज दिलासा देता रहा और बड़े यत्न से मैंने अपना थोड़ा माल असबाब बेचकर उन्हें कुछ रुपया दे प्रसन्न कर लिया। बाकी के लिए मैंने उनसे प्रतिज्ञा की कि मैंने एक उपाय सोचा है, उसमें कृतकार्य होने पर वह भी चुका दूंगा और उनको प्रसन्न तथा संतुष्ट रखने के लिए मैंने उस काम में उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की। इस ढंग से मैंने उनको राजी कर लिया। इस प्रकार सब प्रबंध करके मैंने अपनी स्त्री को भी इस काम में सन्नद्ध कर लिया और सब बात गुप्त रखने के लिए उसको चेता दिया। तब मेरे पास जो कुछ माल असबाब शेष रह गया था उसे बेचना आरंभ किया और झूठे बहानों पर भिन्न भिन्न पुरुषों से आरण लेने लगा। यूं द्रव्य उपार्जन करके मैंने बढ़िया कमरखी मलमल के 12-12 गज के टुकड़े मोल ली तथा सुतली की डोरियां, डालियों के बने हुए बड़े तथा गहरे टोकरे, बढ़िया बार्निश। सारांश यह कि एक बड़े बेलून के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें जुहा लिया। यह सब सामग्री मैंने अपनी स्त्री को दे उसे बनाने की रीति इत्यादि से भली भांति विज्ञा कर दिया। इस बीच में मैंने उन डोरियों से बटकर बड़े बड़े रस्से तैयार किए और फिर उन यंत्रों तथा पदार्थों को मोल लेकर जुहाने लगा जिनकी आवश्यकता ऊपरी वायुमंडल के जांचने के लिए पड़ती थी। तब रत्नधाम से कुछ दूरी पर एक एकांत स्थान पर 5 बड़े बड़े पीपे, टीन की 10 फुट लंबी 6 नलियां, एक धातु संबंधी पदार्थ विशेष जिसका नाम हम अभी नहीं लिखेंगे, और कई भांति के तेजाब रखवा दिए। इन तेजाबों से जो गैस में बनाने को था उसके समान गैस आज पर्यंत कभी किसी ने नहीं बनाया था और कभी किसी ने उससे यह काम लेने का विचार भी नहीं किया था। यह एक बेर स्वरूप परिवर्तन करके फिर पूर्व स्वरूप धारण नहीं कर सकता था और इसकी घनता डेंसिटी लोग हाइड्रोजन से 37.4 गुना कम जानते थे। जिस स्थान पर मैंने छोटे पीपे बेलून में गैस तैयार हो लेने तक रखने चाहे थे उसी के समीप ही मैंने कई गड्ढे खोद दिए और इन छोटे गड्ढों के बीच में जो एक बड़ा गड्ढा था उसे मैंने कुछ अधिक गहरा खोदा था। इन 5 छोटे गड्ढों में मैंने 50-50 पाउंड तथा बड़े में 150 पाउंड बारूद रख दिया और इन गड्ढों को एक रस्सी द्वारा मिला रखा और उसके एक सिरे पर एक बड़ी दियासलाई रख दी जिसका एक मुंह कुछ मिट्टी से ऊपर निकलता था और बाकी सब ढक दिया गया था। इन सब को ठीक करके ऊपर से पीपे रख दिए। इन सामग्रियों के अतिरिक्त मैंने ग्रीम का बनाया हुआ वायु के जमाने का नवीन यंत्र वहीं एक कोने में छिपा दिया। इस यंत्र का मुझे बहुत कुछ परिशोधन करना पड़ा, तब यह मेरे काम का हुआ। मेरा बेलून शीघ्र बनकर तैयार हो गया। प्रत्येक वस्तु जूह जाने पर मैंने अपनी स्त्री से शपथ ले ली कि वह यह भेद किसी से न कहेगी और मैंने भी उससे प्रतिज्ञा की कि मैं भी शीघ्र लौट आने की चेष्टा करूंगा। फिर जो थोड़ा सा रुपया मेरे पास बच गया था उसे दे मैं उससे विदा हुआ। जब मैं उससे विदा हुआ उस समय रात्रि बड़ी अंधेरी थी और उन तीनों महाजनों की सहायता से बेलून तथा कार इत्यादि को लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां दूसरी सामग्री रख दी थी और उन सबको ज्यों का त्यों पाकर अपने काम में प्रवृत्त हो गया। उस दिन अप्रैल महीने की पहली तारीख थी जिसे 1 अप्रैल की पहली तारीख थी। ईसाई मत वाले फूल्स डे भी कहते हैं। कोई 4 घंटे के समय में मैंने देखा कि बेलून यथोचित गैस से फूल गया है। तब मैंने कार को उसमें बांध दिया और इसमें एक टेलीस्कोप, एक बैरोमीटर और एक थर्मोमीटर, एक इलेक्ट्रोमीटर, एक प्रकाल, एक दिग्दर्शक, एक सेकंड बतलाने वाली घड़ी, एक घंटी, एक तुरही, एक वायु शून्य शीशे का गेंद जिसका मुंह कार्क से भली भांति बंद कर दिया था, एक वायु जमाने का यंत्र, पीने का बहुत सा पानी और अपने भोजन इत्यादि के पूरे सामान से उसको परिपूर्ण कर लिया और इसमें एक बिल्ली और एक जोड़ा कबूतर भी मैंने रख लिए थे।